मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ ली थी। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बाद जो फिनोमिना होते हैं, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये फिनोमिना वेव दिखाती है, तो ये एक्सप्लेन कर दिए गए। तो उसके बाद कुछ ऐसे फैक्टर थे या कुछ ऐसे आप कह सकते हो पॉइंट्स थे या कुछ ऐसे फिनोमिना थे जो समझा नहीं पाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो वो कौन कौन से थे? वो थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड वर्सेस टेम्परेचर, और एक और था कि वो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। मेन जो दो थी वो मेन ये दोनों है। आपको बाकी दो याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली है क्या। कि जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, मान लो हमने किसी मेटल के ब्लॉक को हीट करना शुरू कर दिया, मान लो हमने आयरन ही ले लिया, ठीक है। तो हमने जब आयरन लिया तो यहाँ पर जो हमने अब आयरन लिया है, अब आयरन मान लो हमने यहाँ पे एक ब्लॉक लगा लिया और आयरन को अब हम ना गर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बर्नर लगा दिया और गर्म किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो मान लो जो हमारे पास आयरन का ब्लॉक है वो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई करेंगे तो कभी ब्लू दिखाई देगा, कभी और ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो वो रेड दिखाई देगा, फिर और करेंगे तो कुछ और होगा। इसका मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे उसका कलर में डिफरेंस आ रहा है, तो वो नहीं आना चाहिए था। तो ये रेडिएशंस जो निकल रही हैं अलग अलग कलर की, जो हमें दिखाई दे रही हैं, ये ऐसे क्यों होता है कि जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो हमें कलर क्यों नज़र आते हैं? ये वेव थ्योरी नहीं समझा पाई। दूसरा था जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? देखो, नाम से पता चल रहा है, फोटो का मतलब बेटा होता है सनलाइट, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, इसको इलेक्ट्रॉन से लगा लो या इलेक्ट्रिक करंट से लगा लो, बात एक ही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, मान लो हमने ये एक मेटल सरफेस लिया और यहाँ पर हमने स्ट्राइक करवाई कोई सनलाइट। अगर वो कम एनर्जी की है तो सिर्फ यहाँ पर क्या होंगे, इतने हैं कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा सकती है। अगर हमने इसकी एनर्जी जो है हाई कर दी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो ही रहा है, साथ में इलेक्ट्रॉन मूव भी करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, वो मूव करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी अगर रेडिएशंस लोअर एनर्जी की हैं तो अलग चीज़ होती है, हायर एनर्जी की होती है तो अलग चीज़ होती है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो क्या कह रहा है कि ये समझा नहीं पाया, वेव थ्योरी नहीं समझा पाएगी। क्यों नहीं समझा पाएगी? क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट। जब किसी सरफेस के ऊपर कोई स्ट्राइक करवाई जाती है लाइट वगैरह, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ये वेव थ्योरी नहीं समझा पाती। क्यों नहीं समझा पाएगी वेव थ्योरी? वेव थ्योरी तो यही कह रही है ना, जैसे वेव है तो वो तो किसी मान लो ये वेव है, सॉरी ब्लॉक है, और ये वेव आ रही है तो वो तो इसके अंदर से पास थ्रू हो जाएगी, वो स्ट्राइक ही नहीं करेगी कभी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है कि वो वेव नहीं है, वेव का मतलब जैसे तुम पत्थर मार रहे हो, तो पत्थर मारे हो तो ही तो लगेगा ना, तो ही तो स्ट्राइक करेगा, क्योंकि वो क्या है, एक पार्टिकल, ठीक है ना। तो क्या क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर अभी जो थ्योरी आएगी उसे हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करने वाली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। किसने दी थी? प्लैंक्स ने। और उसको बोलते हैं हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या माना है? पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या थे? वेव थे। तो अभी जो नया डिस्कशन हो रहा है इनका, वहाँ से उन्होंने ये लगाया है पता कि हम पार्टिकल मान के देखते हैं। तो जो ये चीज़ें हैं, जो ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है और ये चौथा पॉइंट भी आएगा, जो ये चारों एक्सप्लेन हो जाते हैं अगर हम उसको क्या मानते हैं, हम पार्टिकल मानते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना गया, इलेक्ट्रॉन को या लाइट को भी अंदर पार्टिकल माना गया है। अब वो उन्होंने क्या बोला है देखो। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पोस्टुलेट्स की बात करते हैं हम, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट क्या है कि किसी भी सोर्स के अंदर से, हाँ, जब भी कोई लाइट इमिट होती है तो वो जो होती है वो पैकेट्स में होती है, कंटिन्यूसली नहीं होती। क्या होती है वो? पैकेट्स में होती है। बेटा ये ना मैं पोस्टुलेट आपको लिख के दे दूंगी, आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे मैं जो समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पोस्टुलेट क्या कहा गया है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कह रही है कि जब भी किसी बॉडी के अंदर से
हॉट बॉडी हो या कोई बल्ब है, जैसे बल्ब जल रहा है, तो वहाँ से जो रेडिएशन निकल रही हैं वो रेडिएशन कंटिन्यूसली नहीं निकल रही, वो क्या रह रही हैं, इन पैकेट्स हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, इन पैकेट्स को, एक पैकेट को बोलते हैं हम क्वांटम, और अगर ज़्यादा होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, क्वांटा। ये बात समझ में आई, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है। अब अगर वो सनलाइट है, अभी तक ये किसके लिए था, किसी भी रेडिएशन के लिए, लेकिन अगर वो सूरज की रोशनी है, सनलाइट है, तो लाइट के लिए क्वांटम को हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। और ज़्यादा हो जाएंगे तो बोल देंगे फोटोन्स। बात समझ में आ गई। अब इसका नाम क्या था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब शायद आपको समझ में आ जाए। देखो प्लैंक्स, तो इसका मतलब क्या है, वो किसने दी थी, इस साइंटिस्ट ने। क्या नाम है इनका, मैक्स प्लैंक। ये क्या नाम है इनका, मैक्स प्लैंक। इन्होंने ये दी थी। पहली बात, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी का मतलब क्या है कि प्लैंक्स ने ये सजेस्ट किया था कि जब भी किसी बॉडी में से या किसी सोर्स में से लाइट इमिट हो रही है तो वो कंटिन्यूसली नहीं हो रही, वो डिसकंटिन्यूस हो रही है, पैकेट्स की फॉर्म में हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटम्स बोल रहे हैं। ज़्यादा होते हैं तो क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। लाइट के लिए उसको हम फोटोन्स बोलते हैं। और उन्होंने फिर सेकंड पोस्टुलेट जो है, वो सेकंड पोस्टुलेट ये बताया कि जो वो एनर्जी इमिट कर रहे हैं, जो वो रेडिएशंस निकल रही है ना पैकेट्स की फॉर्म में, उनकी जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट वहाँ पे इंसिडेंट की गई थी, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, बेटा प्रोपोर्शनलिटी ये डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि अगर ये भी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर न्यू घटेगा तो एनर्जी भी घट जाएगी, ठीक है ना। तो इसको जब हटाया तो यहाँ पर आया एच न्यू, तो E इज इक्वल टू एच न्यू। E तो एनर्जी ऑफ क्वांटम है, ठीक है। न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, और H जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। मैं दोबारा से बता रही हूँ, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो E तो क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट या एनर्जी ऑफ क्वांटम, ठीक है ना। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है ना। ये हो गई। अब देखो यहाँ पर दे रखा होगा इसको कहीं ना कहीं, ये देखो ये दे रखा है ना, क्या दे रखा है कि E इज इक्वल टू एच न्यू, और H की वैल्यू कितनी है, 6 पॉइंट, उसने पूरी और आगे तक लिखी हुई है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। नहीं समझ में आ गई। तो ये जो हैं ये थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से, पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो माना था वो मैक्सवेल ने दिया था। पार्टिकल करेक्टर के हिसाब से जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जो बोहर मॉडल है ना, जो अगला मॉडल आएगा रदरफोर्ड के बाद, कमियां तो आ गई है रदरफोर्ड में, तो रदरफोर्ड के बाद अगला मॉडल है बोहर मॉडल। तो वो कौन सी उसके ऊपर है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली। समझ में आ गया। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या फोटोन या इलेक्ट्रॉन, कुछ भी कह लो आप, ठीक है ना। तो आज हमने कर लिया है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लिया है, थोड़ा सा और डिटेल में करना है तो बता देती हूँ, चलो अभी उसी के अंदर आ जाएगा। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, अब इसको पार्टिकल के हिसाब से हमने समझ लिया। तो पार्टिकल्स के हिसाब से समझा है तो क्या होगा, देखो मान लो यहाँ पे हमने एक मेटल ली, ये मेटल ली, इसके ऊपर लाइट इजेक्ट की, तो लाइट किसी फ्रीक्वेंसी से आ रही होगी, एच न्यू से आ रही है ना वो हमारे पास। जब इस सरफेस के ऊपर आई तो उसमें से इसमें से कुछ एनर्जी तो उन्होंने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। ये वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी की, इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, अगर इतनी नहीं हुई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू लिख लेती हूँ, मान लो हमारे पास ये 20 जूल है, तो वो ये कह रहा है कि 5 जूल तो चाहिए ही चाहिए। किसके लिए चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो अगर 5 से नीचे आती तो रेडिएशंस जो हैं वो निकलेंगी ही नहीं, क्योंकि क्यों नहीं निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पर 5 जूल में इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए ही नहीं।
तो अगर हम उससे ज़्यादा ले रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा, तो फिर अब देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो सिर्फ 5 जूल थी, हमने कितनी ली है, 20 जूल ज़्यादा है। तो ये जो 15 जूल बचे हैं ये किस में यूज़ होंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करवाने में यूज़ होंगे। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर अब आपको शायद समझ में आ जाए ये क्या कह रहा है कि हर एक मेटल की एक अलग ही क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। भाई सबकी अलग अलग है, किसी मेटल की जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, किसी की कम निकलते हैं। तो 10th में पढ़ चुके हैं ना आप आयनाइजेशन एनर्जी, पढ़ी है कि नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी रिक्वायरमेंट जिसकी वजह से हम कोई इलेक्ट्रॉन किसी में से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो किसी की एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। जैसे आपने सोलर प्लेट्स में देखा होगा, तो कौन सी मेटल इस्तेमाल करते हैं, कौन सी मेटल इस्तेमाल करते हैं, सीजियम। क्या नाम है इसका, सीजियम। क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। थोड़ा सा अगर उसको धूप लग जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब इलेक्ट्रिक जो करंट है वो बनना शुरू हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। और इसी तरीके से जो सोलर सेल है वो धीरे धीरे क्या बना लेता है, सोलर सेल इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाना शुरू कर देता है, वो बैटरी में स्टोर हो जाता है। इस वजह से आपकी जब बिजली चली जाती है तब वो चल जाते हैं। तो ये इसी पे बेस है। तो ये वाला अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हुआ किस वजह से, जब हमने उसको क्या माना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से माना। देखो अब इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो। ये क्या कह रहा है कि जब भी ये होता है तो हमने मान लो कोई भी धातु को, कोई सनलाइट या कोई भी किसी भी तरीके से हमने उसको हीट किया, तो हीट किया तो क्या हो गया, देखो ये कोई भी फ्रीक्वेंसी है, मतलब किसी भी लाइट की जिस वजह से हम कर रहे हैं। ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू नोट, जो ऐसे लिखे ना, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसके गुना में एच हो गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए उस मेटल के लिए ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू दोगे तो वो किस में कंज्यूम हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। समझ में आ गया। अगर हम देखो, सोच के देखो, अगर मेरी जो लाइट है वो सिर्फ मैं इतनी ही देती हूँ इस फ्रीक्वेंसी की, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट ही होंगे। लेकिन इससे मैं 10 गुना देती हूँ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दूसरा उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, करंट भी बढ़ जाएगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ये अच्छी तरीके से समझा दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम पे, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।